स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल देवजीएस स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम भारत के संवैधानिक विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इस टॉपिक को दो वीडियो के माध्यम से दो भाग में बांटा है। पहले भाग में हम कवर करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक है। और दूसरे भाग में मतलब दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर माउंटबेटन योजना 1947 तक। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि भारत में जो संवैधानिक विकास का इतिहास है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होता है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होते हुए चार्टर एक्ट 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत संवैधानिक परिवर्तनों का हिस्सा है। दूसरा जो पार्ट है वो 1857 के विद्रोह के बाद का है। दोस्तों 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के सीधे कंट्रोल में आ गया। क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के भारत सरकार अधिनियम में की गई थी और भारतीयों को एक उदार प्रशासन का आश्वासन दिया गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो कि माउंटबेटन योजना 1947, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारतीय संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक चला। तो इस भाग में हम शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से। दोस्तों ब्रिटिश का शासन भारत में स्टैब्लिश कैसे हुआ, पहले यह बता दूं आपको। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई। एंग्लो इंडियन लॉ कोड के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से ही शुरू हुई। कंपनी ने 1611 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और इस कारखाने में कंपनी कॉटन, मैट्रेस और मलमल का कपड़ा बनाती थी। 1615 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर थॉमस रो को एम्बेसडर के रूप में इंडिया में बिजनेस बढ़ाने का जिम्मा सौंपा था। सर थॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर कंपनी का कारोबार फैलाने और भारत में ब्रिटिश फौज लाने का रास्ता बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके बाद आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां प्रदान की। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। बंगाल का जो शासन था वो गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्य वाले परिषद द्वारा चलाया गया और इस काउंसिल में निर्णय जो लिए जाते थे दोस्तों बहुमत के द्वारा लिए जाते थे। और इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस को काउंसिल के 4 सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी का जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, वो 5 ईयर्स का था। मद्रास तथा बंबई के जो प्रेसिडेंसी थे उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, नीचे कर दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए लॉ मतलब कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति प्राप्त करना मैंडेटरी था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जस्टिस थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए और इस कोर्ट को दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, जल सेना और धार्मिक मामलों में अधिकार दिए गए। इसकी जो सुनवाई थी वो कंपनी और सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई ये कर सकता था। इसके विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। कंपनी के एक्टिविटीज में ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप व नियंत्रण इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रारंभ हुआ और कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने 1784 में संसद में प्रस्तावित किया
और कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इस एक्ट से ही डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें दो चीज थी। कौन कौन? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ट्रेड के मामले यानी कि व्यापारिक मामले को देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब राजनीतिक मामले को देखता था। इसके तहत भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया और सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा होती थी। कंपनी के कर्मचारियों पर गिफ्ट लेने पर बैन लगा दिया गया और कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कंट्रोल स्थापित हुआ। दोस्तों, इसके बाद आया 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई और गवर्नर जनरल को स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये दोनों पावर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। इसके बाद आता है दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि पूछा जाता है कि बताओ क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की परमिशन किस एक्ट के तहत दी गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट में धर्म प्रचार की परमिशन दी गई थी भारत में। कंपनी के जो ट्रेड मोनोपोली को खत्म करके सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया और कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के मोनोपोली को अभी भी जारी रखा गया और इंडियंस के एजुकेशन पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रोविजन भी रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए जो भी अंग्रेज आना चाहते थे उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार देश की शासन प्रणाली केंद्रीयकृत कर दी गई, मतलब सेंट्रलाइज्ड हो गया ये, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हें पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस कानून को अस्वीकृत कर सकता था और स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को एक्ट कहा जाता था और बॉम्बे और मद्रास के परिषदों को जो लॉ मेकिंग पावर्स दिए गए थे वो वापस ले लिए गए, क्योंकि इसमें तो केंद्रीयकरण हुआ है, सेंट्रलाइजेशन हुआ है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पोस्ट को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरह पहले गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के परिषदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, उनको परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, पर वोटिंग राइट नहीं थी और कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था कंपनी का, वो समाप्त कर दिया गया और कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व दिए गए। और जो विधि संहिता मतलब कोड ऑफ लॉ है उसके लिए गवर्नर जनरल ने 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 मेंबर वाले लॉ कमीशन मतलब विधि आयोग का फॉर्मेशन किया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से 1835 में सती प्रथा का अंत किया गया। दोस्तों, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। ये एमसीक्यूज में स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, भारत में दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1843 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, इसके बाद है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा 12 सदस्यीय भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू किया गया। विधान परिषद का काम था देश के लिए कानून बनाना और उसे अधिनियम मतलब एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की परमिशन जरूरी थी। ऐसे लॉ को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव का फुल मेंबर बनाया गया। और दोस्तों, एम्प्लॉइज की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आधार बनाने का श्रेय 1853 का चार्टर एक्ट को ही जाता है। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का सेपरेटली अपॉइंटमेंट किया गया। अब है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है दोस्तों वो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी वजह से भारत में एक उदार प्रशासन की नींव रखी गई और 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इस तरह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग, वही जो है भारत के प्रथम वायसराय भी बन गए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो का जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्ट 2 है, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर अपने आजादी की कहानी तक, मतलब 1947 के माउंटबेटन प्लान तक है, उसको आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।